अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खैबर 88 में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा नाजिश और आज प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उनमें सबसे पहले जो मौजू ज़ेर गुफ्तगू होगा वो है पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में कमी, लेकिन महंगाई बदस्तूर बरकरार है। आटे समेत दालें और दीगर अशया खुर्दनोश जो हैं वो अवाम की इस्तिताअत से उनकी क़ुव्वत ख़रीद बाहर हो चुकी है। क्या हुकूमत के पास अशया खुर्दनोश की कीमतों को कम करने के लिए कोई हिकमत अमली है या नहीं है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। हज़ारा डिवीज़न में PMLN के वोटर्स नवाज शरीफ की वापसी के मुंतज़िर हैं। वोट बैंक हज़ारा डिवीज़न में PMLN का बहुत ज़्यादा है और काफ़ी मकबूल जमात है, PTI से ज़्यादा मकबूल जमात है इस वक्त हज़ारा डिवीज़न में, बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो नवाज शरीफ की वापसी जो है उसके हवाले से हम बात करेंगे हमारे एनालिस्ट से कि क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं वो। साथ ही साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी जलसे कर रहे हैं, खास से मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। कुछ रोज़ कबल जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं उन्होंने ख्वाज़ा स्वात में भी जलसा किया था और अवामी सतह पर अपनी मकबूलियत जाहिर करने की भरपूर कोशिश की थी। इस हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि दीगर जो सियासी जमातें हैं वो भी इलेक्शन की आमद से पहले अपनी सियासी कैंपेन्स को अब जो है वो चलाने में हमें सरगर्म नजर आई हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों के खतरात के हवाले से। जो मुमकिन खतरात हैं उनके हवाले से PDMA जो है उन्होंने अलर्ट जारी कर दी है। हसास अजला के लिए मुमकिन जो सैलाबों की जो अलर्ट जारी की गई है उनके हवाले से क्या कोई प्लानिंग भी मौजूद है, कोई स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। ज़िला नौशहरा चारसदा सवाबी को सैलाबों के हवाले से हसास अजला करार दिया गया है। नाजरीन, आज इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ पेशावर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है एहतशाम खान ने। इसके अलावा हमें वीडियो कॉल पर ज्वाइन करेंगे कैसर तनोली इस्लामाबाद से, और साथ ही साथ अजीज़ बुनेरी हमें फ़ोन कॉल पर ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले चलते हैं एहतशाम की तरफ और उनसे पूछते हैं कि डॉलर की कीमत जो है, जो मुआहदा हुआ है IMF के साथ, 3 अरब डॉलर से ऊपर का पाकिस्तान को जो है वो कर्जा बिलाखिर मिल चुका है, लेकिन डॉलर की कीमत में कमी के बावजूद महंगाई की सतह जो है वो अभी तक कम नहीं हो रही। एहतशाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा क्या एनालिसिस है आपका सारे मामले पे। 10 रुपये से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि डॉलर की कीमत जो है वो गिर गई है, लेकिन महंगाई की शरह को आप कैसे देख रहे हैं अशिया खुर्दनोश के हवाले से अगर हम बिलखुसूस बात करें तो? शुक्रिया फातिमा। देखिए, डॉलर का गुज़िश्ता कई माह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इसका उतार चढ़ाव देख रहे हैं, लेकिन जब भी हमने देखा है कि डॉलर जो है वो ज़्यादातर उसकी जो कीमत है वो बढ़ती ही गई है। दूसरी तरफ अगर हमने देखा है तो जो वफाकी हुकूमत की जानिब से जो महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से जो सूबों को पॉलिसियाँ दी गई हैं, उसको आप देखें कि वो किस हद तक वो कामयाब गई हैं। हमने देखा कि रमज़ान में खैबर पख्तूनख्वा की जो निगरान हुकूमत है उन्होंने 3 अरब रुपए की सब्सिडी दी थी आटे के ऊपर। तो आप देखें कि उससे वो कितनी कामयाब गई, कितना उससे लोगों को फ़ायदा हुआ। जब आप इस तरह की सब्सिडी देंगे लोगों को, जिससे सिर्फ चंद लोग जो है या एक ख़ास कम्युनिटी जो है या एक ख़ास किस्म का वोटर जो है वो उससे उसको फ़ायदा होगा, तो यकीनन जैसे आपने बात की कि दालें, चावल और जो बुनियादी चीज़ें हैं जो आम लोगों का खुर्दनी तेल है उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे। आप देखें कि जो आम लोगों की तर्ज ज़िंदगी है बुनियादी तौर पर उनका घी के साथ ताल्लुक़ है, उनका आटे के साथ ताल्लुक़ है, चीनी के साथ ताल्लुक़ है, दालों के साथ उनका ताल्लुक़ है, और साथ ही साथ सबसे जो बुनियादी चीज़ जिसे हम अवाम और आम तबका कहते हैं उसका तो गुजारा ही इस वक्त दालों पर है। और सबसे बड़ी बात यह कि पेट्रोल जो है उसका ज़्यादातर जो दारोमदार है आम लोगों का इन चीज़ों पर उनका दारोमदार है। लेकिन हमने देखा है कि रमज़ान में भी जो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो हर साल सब्सिडी मिलती थी वो सिर्फ उन लोगों को दी गई जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत पाकिस्तान में कई सालों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सूबों को अब ये चाहिए कि वो जो ग्राउंड पे है, जो देहाती एरिया है, जो इंतहाई गुर्बत ज़्यादा जो इलाके हैं, उन लोगों के लिए आपको एक छोटे प्रोग्राम्स लाने होंगे, तब आप कहीं जाकर लोगों की जो महंगाई के जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है वो आप किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं।
डॉलर का ऊपर होना या डॉलर का नीचे होना उससे आम लोगों की जिंदगी पे उस तरीके से असर नहीं पड़ रहा जिस तरीके से होना चाहिए। आप देखें कि डॉलर नीचे भी हो गए, लेकिन जो आप इस वक्त भी आप अगर कोई चीज़ पाकिस्तान से बाहर भिजवाते हैं तो आपको डॉलरों में ही भिजवानी पड़ती है। वहाँ से कोई चीज़ आप खरीद कर पाकिस्तान लाते हैं तब भी आपको डॉलर्स ही देने पड़ते हैं। तो डॉलर का जो उतार चढ़ाव है, जब तक ये कंट्रोल नहीं होगा तो आपकी जो लोकल इकानमी है वो इस तरीके से कामयाब नहीं होगी। बिल्कुल, और आपने तो इन चीज़ों का जिक्र किया। अब तो अगले साल से जो हज की नियत करने वाले लोग हैं उनको भी डॉलर इकट्ठे कर लेने शुरू करने चाहिए अब से ही, क्योंकि डॉलर में ही अब पेमेंट होगी। हम चलते हैं वीडियो कॉल पर कैसर तनोली साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे साहब, ये बताइएगा आपका क्या मौक़िफ़ है इस सारे हमारे जो सवालात हैं कि डॉलर की कीमत के हवाले से हम बहुत बड़ा देख रहे हैं कि एक जो फिगर है वो कम हुआ है, 10 रुपये से ज़्यादा एक डॉलर में कमी आई है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो अदाद-ओ-शुमार हैं महंगाई के, क्या आपको लगता है कि ये जो डॉलर की कीमत कम हुई है इसका कुछ असर होगा महंगाई की शरह को कम करने में? अच्छा, एक बात तो यहाँ पर ये है कि आपने अभी कहा अपने इंट्रो में कि IMF से हमें 3 अरब डॉलर से ज्यादा का जो है वो कर्जा मिल गया। पहली बात तो ये है कि ये कर्जा अभी हमें मिला नहीं है, मिलने की उम्मीद जागी है। और बात ये है कि डॉलर के 5-10 रुपए कम होने से ये जो डॉलर एकदम से 300 को क्रॉस कर गया था ना, ये वापसी जब तक वैसे ही नहीं आएगा तब तक आम आदमी की जिंदगी पे इसका कोई असर नहीं होगा। 160-170 रुपए पर डॉलर जब तक नहीं आएगा तब तक आप कुछ बेहतरी की 95% इस मुल्क की जो आवाम है वो उनका मसाइल दाल रोटी चना चावल यही है। वो कहते हैं कि हमें ये मामलात मिलते रहेंगे, ये मामलात हमारे ठीक चलते रहेंगे, तो बाकी चीजें ऊपर के लेवल की हैं वो गवर्नमेंट डील करे, गवर्नमेंट के जो मामलात हैं वो बेहतर समझते हैं उनको कैसे चलाने हैं। लेकिन 95% इस मुल्क की आबादी जो है वो इस वक्त सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए जदोजहद कर रही है। तो डॉलर अगर 10 रुपए कम होता है या 5 रुपए कम होता है या 20 रुपए भी कम होता है तो तब भी इन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉलर्स के 5 रुपए या 10 रुपए कम होने से हमारे जो मामलात जो हम लोग डीलिंग करते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसके अंदर चले कोई फायदा हो सकता है हमें, लेकिन आम आदमी की जिंदगी पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना ही मैंने पहले कहा ना कि 160-70 रुपए अगर वापस आएगा तो एक बड़ा जवाब होगा, जी ठीक है, यहाँ से डॉलर उठ के 350-325 पे चला गया था, अब वापस उधर आ गया, तो फिर चीजें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निचले लेवल पे लोगों को शायद कोई रिलीफ मिल जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए। यहाँ पे तो सबसे बड़ा मसला होता है जी, पेट्रोल महंगा हो गया तो सारी चीजें महंगी हो गई हैं। पेट्रोल अगर वापस 150-140 पे आता है तो लोगों को बात करने की लिए जवाब मिल जाएगा कि अब तो पेट्रोल भी सस्ता हो गया, अब तो बाकी चीजें भी सस्ती होनी चाहिए। तो जब तक ये डॉलर वापस 160-170 पे नहीं आता और उसके अभी रिसेंट आपको कोई ऐसे असरात नजर नहीं आ रहे कि अगर आपको 3 अरब डॉलर के अगर आपकी कर्जे की मंजूरी होगी तो उसका कर्जे मतलब नहीं है कि आपके मुल्क की जो मामलात हैं, जो मुल्क की हालात हैं वो एकदम से ठीक हो जाएंगे। वक्त का मजीद डॉलर्स की आपको जरूरत है। आपके बाकी जो दोस्त ममालिक हैं अगर आपकी मदद करें और बर वक्त मदद करें, ये नहीं है कि लारा लगा दें और आप उसके इंतजार में बैठे रहें और आपकी चीजें मजीद बिगड़ती जाएं। तो वक्त मदद अगर हो गई, बर वक्त चीजें ठीक हो करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई अच्छी पॉलिसी बना दी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पर चीजें गवर्नमेंट अगर कम करने की कोशिश करती भी है या अनाउंसमेंट करती भी है तो उसके नीचे जो लोग हैं, जो निचला तबका है, जो चीजें फरोख्त करने वाले हैं आम मार्केट के अंदर, तो उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। तो उनको बराबर कोई परवाह नहीं होती। वो कहते हैं जिस रेट पे पहले बेचते थे अभी उसमें बेचते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, चाहे वो पूरे पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन उठा के देख लें। लेकिन कैसे साहब, एक जुमला तो हमें हमेशा ही सुनने को मिलता है, जब भी किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो जो बेचने वाला है वही यही कह के हमारा मुंह बंद करवा देता है कि भाई डॉलर की जो कीमत है वो बढ़ गई है। तो ये इसका क्या लिंक है, क्यों आवाम को बेवकूफ बनाया जाता है? सब्जी, दाल, चावल, आटा, ये जो है ना, ये बेचने वाला कभी ये नहीं कहेगा जी कि डॉलर बढ़ गया है। नहीं, वो ये कहेगा कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी हैं, हुकूमत महंगाई कर दी है, तो तब चीजें महंगी हो गई हैं। तो जब हुकूमत इन चीजों को कम करेगी, सस्ता करेगी, तो फिर डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन उनको पाबंद बना सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ सकती है कि जी आपने चीजों को सस्ता क्यों नहीं किया। लेकिन यहाँ पर इंतजामी अमूर जो हमारे लोग जो अफसरान चलाते हैं, वो मैं ये समझता हूँ कि अपने मामलात के अंदर कोताही बरतते हैं, वो सही तरीके से अपने सिस्टम को नहीं चला पाते। तो तब ये जो निचला तबका होता है, ये आम लोगों के गले पे जो है वो छुरी फेरता है। और इस मुल्क के, मैंने जिससे पहले कहा कि 95% लोग जो हैं उनकी 2 वक्त की रोटी मसला है। वो चाहते हैं कि हमारे 2 वक्त की रोटी हमारे बच्चे पेट भर के खा लें, तो बाकी हम लोग तमाम मसाइल से, तमाम परेशानियों से लड़ लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अजीज बुनेरी साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीज साहब। वालेकुम सलाम फातिमा। अजीज साहब, आप बताइएगा कि जो 3 अरब डॉलर का कर्जा मुतवक्को है कि हमें मिल जाएगा, आपको क्या लगता है उससे क्या पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो
महंगाई की शरह है, जिसके बारे में अभी हमें बताया जा रहा है कि भाई वो 32% से गुज़िश्ता माह के मुकाबले में कम होकर 29% पे आ गई है, तो आपको लगता है कि क्या वाकई एक्चुअल ये फिगर्स हैं, ये फैक्ट्स हैं, और अगर ये कर्जा मिल जाता है, जो कि मुतवक्का तौर पर मिल जाएगा, तो मजीद महंगाई की शरह कम होगी? देखिए, ये जो आदाद शुमार आपने बता दी, ये तो हर हफ्ते जारी होता है, और यकीनन डॉलर इस माहिदे के साथ बहुत सारी चीजें जो है वो इनसे जुड़ी हुई है। जो डॉलर जिस तरह हम माजी में देखते हैं, जब भी ऐसे माहिदे और हमें IMF या वर्ल्ड बैंक से रिलीफ मिलता था, तो कुछ चीजों में कीमतों में कमी आ जाती थी, लेकिन ये वक्ती तौर पर होता है। सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारा अफगानिस्तान बॉर्डर है, जहाँ से डॉलर जो है वो अफगानिस्तान स्मगल होते हैं। ये उन इदारों की कारकर्दगी पे सवालिया निशान है कि अफगानिस्तान एक जंगज़दा मुल्क है, जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, जिनका एक्सपोर्ट नहीं है, पाकिस्तान की निस्बत बिल्कुल न होने के बराबर है। फिर भी वहाँ डॉलर जो है वो बिल्कुल स्ट्रांग है, और इतनी हालात के बावजूद मतलब वहाँ डॉलर की कीमत नहीं गिरती। तो इससे हमारे यहाँ से जो डॉलर स्मगल होते हैं वो सबसे बड़ा मसला है। और एक चीज़ और भी है कि डॉलर अगर आप देखें तो जब ये हुकूमत आई तो उन्होंने इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई थी। इंपोर्ट LC नहीं खोल सकते ताजर। तो जब आप ओपन मार्केट से डॉलर खरीदते हैं तो वो आपको 15, आप देखिए पिछले एक साल से 15 से 30 रुपए तक डिफरेंस आता है ओपन मार्केट में और इंटरबैंक के रेट में। तो इसकी असल वजह यही है कि लोग जो है वो ओपन मार्केट से महंगे दामों पे डॉलर खरीदते हैं, और जब तक आपके यहाँ पे मुल्क में एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं होते, आपके दारोमदार ज्यादातर इंपोर्ट पे होते हैं, तो डॉलर की रेट आपको सस्टेनेबल रखना बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि आपका डॉलर ज्यादातर बाहर जाते हैं। और बाहर आप चाइना से आप कितने एक्सपोर्ट करते हैं, यूरोप से कितने करते हैं, आप अमेरिका से कितने। यहाँ पे अगर कोई चीज बनती भी है तो उसके लिए हाम माल जो है वो बाहर दुनिया से आती है, और उसके लिए आपको LC के जरिए डॉलर्स बेचना पड़ते हैं। तो ये सब चीजें जो है इसकी वजह से, और इसमें एक माफिया मुलव्वस है जो इस डॉलर करेंसी में, इसमें बड़े लोग जो है, जो हुकूमत में बैठे हुए लोग होते हैं, डॉलर करेंसी के साथ रिलेटेड लोग होते हैं, वो इस चीज को मतलब फायदा उठाते हुए वो लोग आम लोगों को, ताजरों को, मतलब जब डॉलर की जरूरत होती है वो 15-20 रुपए मार्केट से ऊपर उसको सेल कर देते। अब जब ताजर को जरूरत होती है तो वो 15-20 रुपए को नहीं देते, वो अपना मुनाफा कम करके डॉलर तो उठा लेते। तो ये चीजें, इन चीजों से दाल चावल या घी की कीमतों पे कोई असर नहीं पड़ते। वो जितना डॉलर ऊपर जाता है इतनी तेजी से वो चीजें भी ऊपर जा रही है। लेकिन अगर आप यहाँ लोकल पैदावार देखें, गुज़श्ता दौरे हुकूमत में आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी पंजाब में, मरकज में और खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की सप्लाई बंद कर दी गई थी। यहाँ पे 3300 तक 20 किलो तेला जो था वो पहुंच गया था जी। अब इसकी डॉलर के साथ तो कोई कंसर्न नहीं है ना, बिल्कुल। यहाँ ये तो मकामी सतह पर जो हमारी हुकूमत है, अगर ये बात की जाए कि पंजाब की पैदावार है, गंदम सबसे पहले उनको जरूरत अपनी पूरी करनी पड़ती है, अगर उनसे ज्यादा होते वो दूसरों सूबों को दे देते, लेकिन हर एक सूबे के साथ अपना अपना कुछ न कुछ चीज मौजूद होते, कुदरती वसाइल। बिल्कुल अजीज साहब, बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी सिचुएशन बिल्कुल उसी मुहावरे जैसी है कि कुछ जंदर ढीले और कुछ दाने गीले। एहतशाम, आपकी तरफ आएंगे, ये बताइएगा, जैसे कि अजीज साहब ने जिक्र किया है ब्लैक मार्केटिंग का, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर जो डॉलर की प्राइसेस हैं वो लोग खुद ही तय कर रहे होते हैं। एक और जिस मसले पे हम बात करें वो आटे, घी और इन चीज़ों के हवाले से है। प्राइसेस इतनी ऊपर चली जाती हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से आप क्या कहेंगे? महंगाई पे कितना असर करता है ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना? फातिमा, ये तो बड़ा बुनियादी पॉइंट आपने उठाया है। आप देखिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी, आप देखें कि जो हमारे पेशावर के एक मेन मार्केट है चौकियातगर जी, आप देखें कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, FIA की हम बात करें तो
अगर FIA एक बड़ा क्रैक डाउन करती है या जो लोग मार्केट में डॉलर खरीदते हैं और फिर उनको स्टॉक करते हैं, फिर उनकी अपनी मनमानी जो कीमतें हैं वो लगाकर और एक वहाँ पे एक माहौल क्रिएट करते हैं, तो अगर इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की जाएं तो यकीनन इसमें काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। कार्रवाइयाँ होती भी रहती हैं लेकिन वो मौसर कार्रवाइयाँ नहीं होती। इसमें एक पिछले दौर में PTI के दौर में जब इस तरह का डॉलर के हवाले से एक सिचुएशन सामने आई थी तो एक नेशनल लेवल पे उन्होंने एक क्रैक डाउन किया था, और ना सिर्फ पंजाब में बल्कि कोयटा में और पेशावर में भी उन्होंने डॉलर्स के हवाले से FIA ने काफ़ी बड़ी बड़ी कार्रवाई की थी। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी, आपने जब बात की कि स्टॉक करने की, तो आप देखें कि रमज़ान के महीने में हमने देखा था कि पेशावर में जितना भी बुनियादी आइटम्स थे वो यहाँ पे स्टॉक कर लिए जाते हैं। इवन कि अभी तो ये है कि जैसे ही सर्दियों का आगाज़ होता है तो जो आपके मुल्क के दीगर हिस्सों से जो पूरा साल फ्रूट्स वगैरह आते हैं तो वो भी यहाँ पे स्टॉक कर दिए जाते हैं। बुनियादी तौर पर ये किसी एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है। आप देखें कि आपकी ज़िले इंतज़ामिया क्या कर रही है। क्या उनका सिर्फ ये काम है कि वो सुबह 10 या 11 बजे वो उठ कर जाएँ और सिर्फ फ्रूट्स और जो नानबाइयों की दुकान है वहाँ पे रेट्स चेक करें और उनको चंद हज़ार रुपए जुर्माना करके वही एक प्रोसेस जो चल रहा है फिर आप उनको छोड़ दें? चीज़ें ये हैं कि जब आपकी मार्केट में हर चीज़ मौजूद है, आपकी मार्केट में दालें भी मौजूद हैं, आपकी मार्केट में लोबिया भी मौजूद है, आपकी मार्केट में जब हमने देखा कि आटे की जो शार्टेज आई थी तो हज़ारों की तादाद में बोरियां आपकी मिलों से भी निकली थी और मुख्तलिफ जो स्टॉक किए हुए गोदाम थे वहाँ से मिली थी। तो जब तक इन चीज़ों पर काबू नहीं पाया जाएगा तो हम सिर्फ डॉलर के उतार चढ़ाव को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि उसकी वजह से ज़्यादातर आप देखें कि अभी भी आप इस वक्त अभी जाएं तो आप आपकी जो मेन मार्केट है सिकंदरपुरा, वहाँ पे आप चले जाएं तो आपको एक दुकान से घी की कीमत एक मिलेगी, 2 दुकानें छोड़कर आप आगे जाएं तो अलग घी की कीमत मिलेगी। आप वहाँ पे आटे की कीमत बोरी एक तरह की है, आप किसी बड़े स्टोर पे जाएं वहाँ पे अलग आपको कीमत मिलेगी। प्राइस टैग्स बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसी बात को हम बढ़ाते हुए कैसर साहब की तरफ चलेंगे। कैसर साहब, वफाक में क्या सूरत हाल आपको नजर आती है? इस्लामाबाद की सिचुएशन हम आपसे जानेंगे कि जो बात हम डॉलर के हवाले से कर रहे थे, लेकिन हम एक और एस्पेक्ट है जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहलाता है, उस पर आपसे हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। नाज़रीन, आप साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो महंगाई है क्या उसकी वजह सिर्फ डॉलर का रेट है या कुछ और एस्पेक्ट्स भी हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। बात करते हैं कैसर तनूरी साहब से और उनसे जानते हैं कि वफाक में आप बताइएगा हमें कि वहाँ पर क्या सूरत हाल होती है। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में तो हम देखते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही होती हैं। आपको क्या लगता है कि एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ज़िले की, क्या वो महंगाई को कंट्रोल कर सकती है? देखिए, जो लोकल लेवल की चीज़ें जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं बार बार, महंगाई और जिसमें दाल, चीनी, चावल, आटा, सब्जियां, फल, फ्रूट, ये वो चीज़ें हैं जिनको बराह रास्त एडमिनिस्ट्रेशन डील करती है। असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में जाते हैं, डिप्टी कमिश्नर उनके ऊपर मौजूद होते हैं, मंडियों से सामान लाने तक, रेट मुकर्रर करने तक, फिर दुकान पर फरोख्त करने तक, ये सारी चीज़ें जो हैं बराह रास्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी में आती हैं। तो अगर ये लोग अपना सही तरीके से काम करें, लेकिन बदकिस्मती पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसी है, फेडरल कैपिटल नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर ही जहाँ जहाँ पर आपको पता है बड़े अफसर होते हैं, उनके अपने मामलात होते हैं, उनकी अपनी लेन देन होती है, और जो बड़े दुकानदार हैं, जो बड़े आड़ती हैं, उनके साथ इनकी अपनी सेटिंग होती है। कोई फ्रूट लेके जाता है, कोई सब्जी लेके जाता है, कोई आटा लेके जाता है, कोई दाल लेके जाता है। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता है। फिर जब उनको पता होता है कि हमारा कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग है तो वो हर किसी के साथ अपनी सेटिंग बना के रखते हैं। तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करेंगे? तो ये मामला तो आपको पता है कि बिगाड़ इसके अंदर है, और सब लोग ऐसे नहीं हैं। बड़े अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छा काम भी करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को भी निभाते हैं, लेकिन जहाँ पर आपको पता है खराबी ज़्यादा हो और अच्छाई कम हो तो वहाँ पर चीज़ें संभलने में टाइम लगता है। तो उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में मजीद अच्छे लोग आ जाएं, मजीद अच्छे तरीके से काम कर सकें। और दूसरी तरफ एहतशाम बात करते हैं, डॉलर जो है, डॉलर आम लोगों के पास पैसे नहीं है, रुपए नहीं है, पाकिस्तानी रुपए उनके पास घरों में रखने के लिए। अगर किसी ने घर में डॉलर्स रखे हुए हैं, अगर किसी ने घर में पाकिस्तानी करेंसी रखी हुई है तो वो आम आदमी नहीं है। वहां पर FIA वाले क्यों जाएंगे? हमने एक एडवाइस की गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स को कि आप ऐसी एक स्कीम मुतारिफ कराएं जिसके तहत आप जो बड़े नोट हैं, 5000 का नोट, एक मखसूस टाइम के लिए उसके ऊपर बंदी आयद कर दें कि ये नोट किसी भी किस्म की लेन देन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा।
लोगों के पास अरबों रुपए पाकिस्तानी घरों में पड़े हैं, करोड़ों रुपए कैश की सूरत में पड़े हैं, तो वो ज्यादातर बड़े नोटों की शक्ल में, तो वो उनका कारोबार ठप हो जाएगा। वो पैसे निकालने पर, वो जाहिर बात है ब्लैक मनी है, वो उसको जो है बैंक के थ्रू उसकी ट्रांजैक्शंस नहीं करते हैं, उनका लेन देन जो होता है वो कैश की सूरत में होता है। तो ये काम कोई आम आदमी नहीं करता, ये बड़े लोग करते हैं। लेकिन जाहिर बात है जब गवर्नमेंट किसी बड़े पे हाथ डालती है, गवर्नमेंट किसी बड़े के लिए पॉलिसी मुतारफ कराती है, उसमें उनके अपने लोग भी, रिश्तेदार भी, अजीजो कारब भी और खुद भी इसके अंदर शामिल होते हैं। तो इसलिए वो इस तरह के किसी प्लान को, किसी स्कीम को कामयाब नहीं होने देते। तो अगर कुछ करना है तो ऊपर से करना होगा। नीचे 95% लोगों के मैंने पहले बता दिया कि वही मसाइल है यार, हमने 2 वक्त की रोटी को कैसे हासिल करना है, अपने बच्चों को स्कूल की फीसें कैसे देनी है। आज आपको पता है 10 kg के ऊपर 10 रुपए बढ़ गया आटा, 10 की कीमत बढ़ गई। तो मामला ये है कि लोगों के मसाइल तो ये हैं, लोगों को तो 95% लोगों को इन मसाइल में जो है ना घेरा हुआ है, और जो ऊपर के 5% लोग हैं वो याशी करते हैं। ना उनको पेट्रोल के मसाइल हैं, ना उनको आटे रोटी के मसाइल हैं, ना उनको उनकी याशियों का कोई मसला है, वो सब चलता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सब गरीबों के मसाइल हैं, और गरीब की तो जो दुर्गत बन चुकी है अल्लाह ही उसको सुधार सकता है। अजीज बुनेरी साहब की तरफ चलेंगे। अजीज साहब, अभी आपने बात सुनी होगी कैसर साहब की भी, उन्होंने कहा कि बोली लगने से मंडी में जो मार्केट में आने तक की सप्लाई है वो सब पे जिला इंतजामिया की नज़र होती है और उनके कंट्रोल में ये सब कुछ होता है। तो जो सरकारी नरखनामा है वो कंट्रोल में क्यों नहीं होता? उस पर अगर अमल दरामद करा लिया जाए तो शायद गरीब का उसी से थोड़ा भला हो जाए। देखिए फातिमा, जिस तरह एहतशाम ने भी बताया, तिनोली साहब ने भी बताया, दिल्ली इंतजामिया अगर आप देखिए उनकी कारकर्दगी जो है वो सिर्फ तंदूरों तक महदूद हो गई है, या तो दूध की दुकान तक, सिर्फ दूध और होटलों पर छापे भी, तंदूर तक जो है गरीब की वो काम नहीं है। लेकिन दिल्ली इंतजामिया आप पूरी जिले खैबर पख्तूनख्वा में देखे कहाँ पर मतलब इन्होंने रमजान में कभी जहीर अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की या वैसी नॉर्मल रूटीन में की, ये उस तरीके से कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि या तो ये दिल्ली इंतजामिया की मिली भगत से ये चीजें हो रही है, क्योंकि अगर दिल्ली इंतजामिया इन जहीर अंदोजों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये चीजें जिस तरीके से अभी आप देखें पूरी दुनिया में, मगरिब ममालिक में आप देखें, अगर रमजान आ जाते हैं तो वहाँ मुसलमानों के लिए खजूर और उनकी इस्तेमाल की जो चीजें हैं उनके ऊपर सब्सिडाइज रेट पे वो हुकूमत दे रही थी तमाम। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए, यहाँ पे फ्रूट से लेकर जो चीज रमजान की इस्तेमाल में ज्यादा होती है उनकी कीमतें भी आसमान से बातें करने लगती है। तो एक माह में कौन सी ये आफत आ जाती है कि ये चीजें आपको मार्केट में नहीं मिलती और ब्लैक में मजबूरन आवाम को उठाना पड़ता है। आप जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो आटे की कीमतें पहुंच गई थी, एक चीज हुकूमत को मेरे ख्याल से एहतशाम ने भी बात की, ये जो सब्सिडी वाला मामला है, ये सब्सिडी के मामले में कुछ लोग जो है उनको तो फायदा पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो रह जाते हैं। ये सब्सिडी का कोई तरीकाकार नहीं है ये इस मुल्क में। अब अगर कोई बंदा बेनजीर इनकम सपोर्ट का कार्ड होल्डर है और वो उनसे बेनिफिशरी है तो उनको मिलेगा, तो उसके अलावा बेनजीर इनकम सपोर्ट की बेनिफिशरीज के अलावा भी इस मुल्क में बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं जो मतलब इन चीजों की सब्सिडी के हकदार हैं। तो इसके लिए कोई या तो ये है कि हुकूमत सब्सिडी न दे, इस पैसों से कोई और काम कर ले। आप हमारे सूबे में देखें, हमारे सूबे में फ्रूट्स सबसे ज्यादा पैदा होती है, सबसे ज्यादा सब्जी पैदा होती है, लेकिन बदकिस्मती हमारे मौसम का ये होता है कि जब हमारी सब्जी और हमारी फ्रूट्स मार्केट में आते हैं तो उस वक्त उसके रेट बहुत ज्यादा कम रेट जमींदार को मिलते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास स्टोरेज सिस्टम नहीं है। हमारे सूबे में, पंजाब के पास स्टोरेज सिस्टम है, वो जितना भी प्रोडक्शन पैदा कर लेते हैं वो वहाँ स्टोर कर लेते हैं, अपनी जरूरत की इस्तेमाल भी कर लेते हैं और फिर दूसरों सूबों को मतलब महंगे दामों में भी सप्लाई होती है। एक चीज यहाँ पे महंगाई के साथ ये है कि जब तक आपकी पेट्रोल की कीमतें, जिस तरह तिनोली साहब ने बताई है, ट्रांसपोर्टेशन आपकी सबसे बड़ी अहम किरदार अदा करती है इन चीजों में। अब आप कराची से फ्रूट्स लेकर आते या कोई और चीज दालें वगैरह लेकर आते, अगर पोर्ट पे आ जाती है तो उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बहुत ज्यादा आ जाती है। तो जब तक आपके पेट्रोल की कीमतों में कमी नहीं होती उस वक्त तक, अच्छा अगर पेट्रोल की कीमतों में कमी भी हो जाती है लेकिन फिर भी इंतजामिया या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दोबारा कहीं जाके ये चीज चेक करते नहीं है। एक नरखनामा किरायानामा जारी कर देते कि जी इतना किराया हो गया, लेकिन अड्डों में वही लोगों से
अगर मर्दान का पेट्रोल महंगा हो जाते 150 रुपए किराया लेते तो वही 150 लेते, अगर सस्ता हो जाते तो फिर कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब तक इंतजामिया, दिल्ली इंतजामिया और हुकूमत इन लोगों के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं करती तो आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकते, क्योंकि इनमें मेन किरदार जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि इस सारी गुफ्तगू से एक बात तो वाज़ेह हो गई कि जो महंगाई का बेकाबू जिन है पाकिस्तान में, वो डॉलर के ऊपर नीचे होते रेट से अब काबू में आने वाला नहीं है। हम प्रोग्राम पे जो अगला टॉपिक है उस पर अब गुफ्तगू करेंगे। एहतशाम, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से इसाक डार साहब का एक बयान सामने आया है और जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द वापस आ जाएंगे। हज़ारा डिवीज़न के जो वोटर्स हैं PML नून के, अब वो वापसी के भी मुंतज़िर हैं। आपको क्या लगता है कितना जो है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनको टफ टाइम मिल सकता है? देखिए फ़ातिमा, आपको इस हवाले से नो डाउट के पूरे पाकिस्तान में जितने भी मुस्लिम लीग नून के पुराने लोग हैं, वो काफ़ी अरसे से जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ, उनका वो इंतज़ार कर रहे हैं। नो डाउट जो हमारे सूबे में जो एक हज़ारा बेल्ट थी, माजी में काफ़ी वोट था उनका मुस्लिम लीग नून का, और वो काफ़ी वो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। कैप्टन सफदर की वजह से भी वहाँ पे खासी एग्जैक्टली सरदार यूसुफ लोग हैं, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी है, सरदार मेहताब साहब जो हैं, ये मुस्लिम लीग के वो लोग हैं जो कि पहले दिन से ही मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता थे। लेकिन आपको थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटीज़ चेक करनी होंगी। आप देखें कि जो 2018 का इलेक्शन है उसमें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 6 से 7 सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं। उसमें उनके पास एक रिज़र्व सीट थी। आप देखें कि हज़ारा से उनके पास सरदार यूसुफ साहब ने एक अपनी सीट जीती है, सरदार जो नलोटा साहब हैं उन्होंने अपनी सीट जीती है। इसी तरह बाई इलेक्शन में नौशहरा से इख्तियार वली साहब ने ये नशिस्त जीती थी, और सवात में एक नशिस्त मुस्लिम लीग नून के पास आई थी बाई इलेक्शन में। लेकिन आप देखें कि इस वक्त नून लीग की एक्टिविटीज़ क्या हैं खैबर पख्तूनख्वा में। जो इनके सूबाई सदर हैं अमीर मकाम साहब, वो प्राइम मिनिस्टर के इस वक्त मुशीर हैं। वो अभी तक जो दीगर सियासी जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी है या अवामी नेशनल पार्टी है, उनकी एक्टिविटीज़ ग्राउंड पे काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं। अवामी नेशनल पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स का भी ऐलान कर चुके हैं। ज़्यादातर वो सूबाई नशिस्तों के और कौमी असम्बली की नशिस्तों के वो ग्राउंड पे काफ़ी काम कर रहे हैं। लेकिन हमें जो नून लीग की एक्टिविटीज़ हैं, आप देखें कि 2002 के इलेक्शन के बाद जो अमीर मकाम साहब हैं वो 2008 में भी वो अपनी सीट नहीं जीत सके थे, 2013 में भी उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, और अभी 2018 में भी वो सीट वो उनसे रह गई। तो आपने सूबाई सदर नो डाउट अमीर मकाम साहब का अपना एक कैलिपर है। होना तो ये चाहिए था कि आप जो बड़ी बड़ी लीडरशिप है उसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन नून लीग का खैबर पख्तूनख्वा में ग्राउंड पे एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रही। होना तो ये चाहिए कि जो इस वक्त धड़ाबंदी है, सरदार मेहताब साहब आपसे खफा हुए हैं, इकबाल जफर जगड़ा साहब जो हैं वो भी पुराने लीगी हैं, वो भी एक साइड पे बैठे हुए हैं। इसी तरह जो आपका जो जनूबी अजला है, किसी ज़माने में यहाँ से भी नून लीग सीटें लिया करती थी। आप पेशावर में आप देखें, पूरे पेशावर में आपको नून लीग का कोई कैंडिडेट ही नहीं है आपके पास कि वो यहाँ पे इलेक्शन के लिए खड़ा हो सके और कोई मानी खेज वो वोट ले सके। तो अमीर मकाम साहब को और उनके साथ जितने भी केपी की लीडरशिप है उनको बैठना होगा, एक ग्राउंड बनाना होगा, जो नाराज़ लोग हैं उनको साथ बिठाना होगा, तो उसके बाद यहाँ पे कोई माहौल बन सकता है। और जैसे आपने हज़ारे की बात की, तो हज़ारा में आप देखें कि PTI के साथ नो डाउट उनका वो होगा, मुकाबला होगा। हज़ारा में मुश्ताक गनी साहब जो हैं वो PTI से जीते हैं। इसी तरह हज़ारा से कलंदर लोधी साहब पहले आज़ाद आए थे, अभी फिर वो PTI में शामिल हुए हैं। उमर अयूब साहब का जो ख़ानदान है वो भी एक बड़ा हिस्टोरिकल उनका बैकग्राउंड है। आप देखें हरीपुर में उनसे जीतना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह की जो चैलेंजेस हैं नून लीग को सामने आएंगे, लेकिन ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो उसके बाद सिचुएशन का पता चलेगा कि हवा का रुख जो है वो किस तरफ जाता है, किस जानिब है। कैसर साहब आपकी तरफ आएंगे। एहतशाम का आपने जो है एनालिसिस सुना होगा, आपकी क्या राय है? हम अब बात इस चीज़ पे करेंगे जो ग्राउंड रियलिटी थी, उससे तो एहतशाम हमारे व्यूअर्स को आगाह कर रहे थे। आपके राय में नवाज शरीफ अगर आ जाते हैं पाकिस्तान वापस, तो फिर आपको हवा का रुख किस जानिब दिख रहा है?
देखें, मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है, एहतशाम ने बिल्कुल ठीक कहा। वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के साथ मशरूत है, और वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं, हज़ारा डिवीज़न नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर जब तक वो वापस नहीं आएंगे तब तक उनका जो सियासी इलेक्शन के अंदर जो उनके मामलात हैं, जो कमिंग इलेक्शन के अंदर, वो बहुत बुरे होंगे। तो उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान आना है। ये बात जाहिर बात है, जो चीज़ें रह गई हैं तय होनी, उनमें ये बात भी अभी कंफर्म नहीं हुई कि उन्होंने कब आना है। लेकिन बहुत सारे आज़ाद ज़रा ये कहते हैं कि वो 14 अगस्त या उससे पहले भी वतन वापस आ सकते हैं। और जहाँ तक बात है हज़ारा डिवीज़न की, तो हज़ारा डिवीज़न में 2018 के इलेक्शन के अंदर हमने देखा कि एक वो सीट कौमी असम्बली की जीते डिस्ट्रिक्ट मानसेरा से मुस्लिम लीग नून, जो कि कैप्टन सत्तर के भाई थे, और दूसरी एबटाबाद से मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब मेंबर कौमी असम्बली बने। इसके साथ साथ सरदार यूसुफ साहब सूबाई असम्बली से मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। सरदार और नज़ीर निलोठा जो हैं वो एबटाबाद से मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। अब मामला ये आता है कि इस वक्त जो एक बड़ी सियासी जमात इस वक्त मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करने के लिए तैयार है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात पिछले जितना भी टाइम गुजरा उसके अंदर कुछ अब ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एहतशाम ने सही कहा कि जो तरीन फैमिली है हरीपुर के अंदर, उनका हरीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनके जो भाई असम्बली में मौजूद थे, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। उमर अयूब साहब ने भी बहुत एक्टिवली अपना रोल प्ले किया। अब वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो अब उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। लेकिन अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापस आते हैं तो इसमें एक बड़ा दंड पड़ सकता है, जिसमें बहुत अच्छी तैयारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड के ऊपर डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के अंदर अख्तर नवाज खान के साहबजादे बाबर नवाज, क्योंकि वो पहले यहाँ से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं, तो वो इस वक्त तैयारी के साथ हैं। उनकी तैयारी अच्छी है, लेकिन ये फ़र्क तब भी पड़ेगा, वो सीट तब भी निकाल सकते हैं जब तक उनके लीडर नहीं आएंगे, जब तक उनके लीडर यहाँ पर आके उनको लीड नहीं करेंगे। ये अपने ताई अपने जोर पर तो वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बिल्कुल ठीक है। आपका यही कहना है कि अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं तो ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है मुस्लिम लीग नून के लिए। प्रोग्राम एक मरतबा फिर से वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप साथ रहिएगा। वेलकम एक नाजरीन, ब्रेक को जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या नवाज शरीफ की वतन वापसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए गेम चेंजर साबित होगी या नहीं। इसी पर बात करते हैं अजीज बुनेरी से। आप बताइएगा, आपकी क्या राय है इस सारे मामले पे? जी बिल्कुल, यकीनन अगर मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं तो मुस्लिम लीग के लिए, बल्कि आप लोग सिर्फ हज़ारा डिवीजन की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि पूरे पंजाब में जो है वो उनके लिए बहुत मौसर साबित होगी। इसकी असल वजह यह है कि जब तक आपकी क़ियादत मौजूद नहीं होती, और मियां नवाज शरीफ के ऊपर जो मुस्लिम लीग के नाराज अरकान है वो भी मुतहद हो सकते हैं। जिस तरह एहतशाम ने बताया, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून 2 दड़ों में बढ़ चुकी है। हज़ारा डिवीजन में सबसे ज्यादा असर बंदा जो है वो साबिक वज़ीर आला और साबिक गवर्नर मेहताब अब्बासी है, वो नाराज है। और इकबाल जफर झगड़ा जिस तरह जो साबिक गवर्नर है, उनकी पूरी जो ग्रुप है अब्दुल खान मर्दान से, तो ये काफी पुरानी मुस्लिम लीगी है और बहुत ही मजबूत लोग हैं। अगर मियां नवाज शरीफ आ जाते हैं तो इन लोगों को मनाने में उनके लिए मुश्किल नहीं होगी। जिस तरह शाहिदा खान अब्बासी साहब है, आप देखिए उनका भी काफी नाराजगी है। मिफ्ता इस्माइल साहब है, ये बहुत सारे एक दड़बंदी में बढ़ चुके हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें तो जिस तरह एहतशाम ने बताया, कोई एक्टिविटीज इनकी नजर नहीं आ रही। इसकी असल वजह यही है कि अमीर मुकाम के खिलाफ एक महाज खुला हुआ है और उनकी वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसे लोगों को, इलेक्टेबल लोगों को शामिल कर दे। रिसेंटली आप देखिए उन्होंने जिला खैबर में अलहाज शाहजी गुल और इनके जो 2 MPs भी थे उनके पिछले गवर्नमेंट में, उनको शामिल किया गया है। इस तरह और बहुत सारे इलेक्टेबल लोगों को वो शामिल करने की तगुदो कर रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है अगर ये खिलाफात बरकरार रहे तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा डिवीजन में भी फायदा जो है वो दूसरी जमातों को पहुंचेगा। 2 अजला में JUI जो मानसेरा और बटाग्राम में, तोरगर में, यहाँ पे JUI के वोट बैंक जो है वो काफी मजबूत वोट बैंक है, तो वो उनको टफ टाइम दे सकते हैं। तहरीक इंसाफ के लोग हैं। अगर आप देखिए हज़ारा डिवीजन में मुस्लिम लीग नून की मुखालिफ लोग जो है, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है, वो मुख्तलिफ पार्टियों से गुजर कर आप हरीपुर में देखिए
जो अयूब फैमिली है वो पहले मुस्लिम लीग में थे, काफ में चले गए और फिर उसके बाद वापस आ गए, तहरीक इंसाफ में चले गए। इस तरह आप मुश्ताक गनी साहब को देखिए, वो मुस्लिम लीग काफ में फिर आजाद वो गए, कामयाब हो गए। वहाँ भी मुस्लिम लीग नून के साथ मजबूत उम्मीदवार है। मतलब आप एबटाबाद को देखे, आप हरिपुर में देखे, आप गलियात की सीट पे देखे, सरदार नलोटा मुसलसल मतलब बिल्कुल ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम ये कहें तो अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये एक बहुत बड़ी जो है कामयाबी हो सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी, चूंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्शन से पहले सियासी सरगर्मियों के हवाले से। तो एहतशाम आपकी तरफ आते हैं, आपने अभी एनालिसिस दिया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग आपको ग्राउंड पे ज्यादा नजर नहीं आ रहे, एक्टिविटीज नहीं दिख रही। पीपीपी के बारे में क्या ख्याल है? वो हमें खासी एक्टिव नजर आ रही हैं। अभी फैसल करीम कुंडी ने भी अपना जलसा किया है और उससे पहले जैसे कि मैंने बताया था कि प्रोग्राम के आगाज़ में बिलावल भुट्टो ने पहली मरतबा फ़ज़ल स्वात में आए और उन्होंने जलसा किया। आपको क्या नज़र आ रहा है कि कितना अच्छा उनके पास प्लान है आवाम को इंगेज करने के लिए? देखिए, जो बिलावल भुट्टो साहब ने जो स्वात में जलसा किया, वाकई ये एक पीपल्स पार्टी के कारकुनान के लिए और पीपल्स पार्टी की जो यहाँ की लीडरशिप है उनके लिए एक नेक शगुन था। और ज़ाहिरी बात है, जब मुल्क में आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं तो किसी भी पार्टी का इतना बड़ा लीडर जो है वो जब आता है तो इस तरह की एक्टिविटी में हिस्सा लेता है तो कारकुनान जो है उनको मोटिवेशन मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी के आइंदा इंतखाबात के हवाले से तो काफ़ी बड़ी तादाद में जो पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो यहाँ के लोगों के साथ रब्ता कर रही है। ना सिर्फ हमारे जो सेटल्ड एरिया है यहाँ पे, बल्कि जो हमारे कबायली अजला हैं, जमशुदा अजला है, वहाँ पे भी उसका भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक बहुत बड़ा रोल है। तकरीबन 15 से 16 सीटें जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो कबायल हैं वहाँ से इनकी सीटें अभी होंगी, तो उनके साथ भी रब्ता किया जा रहा है। लेकिन आप देखें कि जो इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो सूबे में क़यादत है वो भी आपने देखा था कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर के मुशीर हैं मोहम्मद अली शाह बादशाह, मलकंड से जिनका ताल्लुक़ है, वो भी प्राइम मिनिस्टर के मुशीर हैं और ज़्यादातर वो इस्लामाबाद में होते हैं और इस वक्त उनको एक्टिंग सूबाई प्रेसिडेंट का ओहदा दिया गया है। जो पीपल्स पार्टी के जो पुराने लोग हैं, आलमगीर फैमिली भी काफ़ी एक्टिव हो गई है। एग्जैक्टली हमें ये लगता है कि जो पेशावर की हद तक तो पीपल्स पार्टी के हम ये नहीं कह सकते कि वो कुछ ज़्यादा सीटें ले लेगी। लगता ये है कि अगर ज़ाहिर अली शाह जो जिनका ताल्लुक़ पेशावर से है, साबिक सूबाई वज़ीर सेहत भी रह चुके हैं, अगर वो खड़े होते हैं सूबाई नशिस्त पे और जो PTI की सूरत हाल है, अगर इमरान खान को इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं दिया जाता और वो ग्राउंड पे नहीं होते तो फिर पीपल्स पार्टी पेशावर से 1-2 सीटें ले जाएगी। अगेन ज़ियाउल्लाह अफरीदी जो है वो दोबारा से एक्टिव हुए हैं। वो कह रहे हैं कि वो भी सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली की दोनों नशिस्तों पर वो इंतखाब लड़ेंगे। मलकंड में जो पीपल्स पार्टी की अपनी नशिस्तें हैं वो वापस आ सकती हैं, ये उनको एक एज मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम दीगर जो जनूबी अजला हैं वहाँ पे हमें उस तरीके से एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रही जो होनी चाहिए थी। आपने देखा है कि एक चीज़ तो पीपल्स पार्टी को एक क्रेडिट जाता है कि जो उनका पुराना वोटर है, जब भी किसी भी सियासी जमात के साथ उनका इल्हाक भी हुआ है तो वो पीपल्स पार्टी का अपना वोटर जो है वो इंटैक्ट रहता है। अभी तक पीपल्स पार्टी वोटर वफादार है, आपके कहने का मकसद ये है। अजीज साहब आपकी तरफ आते हैं, आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी कितना इन्फ्लुएंस कर सकेगी इस इलेक्शन में? नहीं लग रहे बी खान, तीर, मलकंड और जो कबायली अजला है इसमें औरंगज़ई, इसके अलावा मुझे ज्यादा कामयाबी नजर इसलिए नहीं आ रही है। एक तो ये कि खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी में अगर आप देखें तो काफी अरसे से सूबाई क़यादत का फुकदान है, कई सदूर बदले गए हैं। अभी रिसेंटली जो है नजमुद्दीन साहब को उनको हटाया गया और उनकी जगह कायम मुकाम जो है मोहम्मद अली शाह बादशाह को लाया गया। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। मोहम्मद अली शाह बादशाह का अपना हल्का हो गया, मलकंड की जो सीटें हैं जिस तरह एहतशाम ने बताया कि वो वापस आ सकती है। दीर में 1-2 सीटों के वो मतलब अपर दीर में 1 NA और 2 PK की चांसेस है क्योंकि वहाँ उनके मजबूत वोट बैंक है। अहमद कुंडी साहब के जो हल्का है
देखिए कुछ आवाजें जो है वो असम्बली में जरूर होने चाहिए। लोगों का नजरियाती इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन इस तरह के लोग जो सूबे के वसाइल की बात कर सकते हैं, जो सूबे के वसाइल पर अबूर उनको मालूमात हो, जियादील के बाद अगर कोई मुअस्सर आवाज आई है तो वो सरदार बाबक और अहमद कुंडी की शक्ल में है, ये जो सूबाई खुद मुख्तारी और उनके वसाइल पर असम्बली में बात कर सकते हैं। तो ये लोग जो है इनको लोग मतलब वैसे भी पसंद करते हैं, अहमद कुंडी साहब, ये लोग चांसेस है वैसे उनको यहाँ सूबे में पी के जो सूबाई सीटें हैं उनमें इंटरेस्ट नहीं है, वो ज्यादातर नेशनल असेंबली की सीटों के लिए बिल्कुल ठीक है। नेशनल असेंबली की आपको लगता है सीट्स के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अपने प्रोग्राम के आखिरी मौजू पर जाने से पहले हम इसी हवाले से कैसर साहब की भी राय लेना चाहेंगे। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन में क्या मुस्तकबिल दिख रहा है आपको? अच्छा, अगर मुझसे पूछते हैं तो मेरी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी कैसे भी हालात क्यों ना हो, कोई भी सूरत हाल बन जाए इलेक्शन के अंदर, वो विन विन पोजीशन में है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ उसकी जो मेन वजह है, सिर्फ मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं कर रहा, खैबर पख्तूनख्वा से तो वो जो सीटें निकालेंगे वो माले गनीमत समझ लें उनके लिए। लेकिन सिंध के अंदर गवर्नमेंट मौजूद है, वो किसी सूरत वहाँ से नहीं निकल सकते। कराची उनके पास आ गया, सदर पंजाब के अंदर उन्होंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, वो इलेक्शन में उसके आपको नतीजे नजर आएंगे। दूसरी तरफ बाकी पीछे बचता क्या है, खैबर पख्तूनख्वा से जो उनको मिल गया वो मामला संभाल लेंगे। अभी उनका सारा फोकस जो है वो कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर है। वो पूरे पाकिस्तान से कोशिश ये कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो वो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उनको जीत कर अपने लोगों को मुंतखब करा सकें। तो ये सबसे बड़ा फोकस है इस वक्त। सूबा सिंध वो अपने पास हर सूरत में रखेंगे, और जो एक साल, और उसके पीछे जो वजूहत हैं पिछले एक साल सवा साल की, जो उन्होंने जो खेल सारा खेला बड़े स्मार्टली, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो को चेयरमैन है साबिक सदर आसफ अली जरदारी साहब और उनके जो साहबजादे हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से, बड़े स्मार्ट उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया। और मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी सक्सेस है, और इसका सारा जो नतीजा है, जो सारी उनकी प्लानिंग थी, वो आइंदा आने वाले इलेक्शंस के अंदर आपको नजर आएगी। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि वो बड़ा सेफली खेल रहे हैं और इसके नताइज उनके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। हमारे प्रोग्राम का जो आखिरी मौजू है वो PDMA के अलर्ट के हवाले से है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन नाजरीन, इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, आप साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शायद बात हो रही थी प्रोग्राम में मानसून बारिशों के और इनके होने वाले खतरात के, मुमकिन खतरात के हवाले से। PDMA के अलर्ट के मुताबिक ज़िला नौशहरा, 4 सदा, स्वाबी और में इसके अलावा जो है दीगर अजला में सैलाबों के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है। अजीज़ बुनेरी साहब को हम जहमत देंगे कि वो हमें बताएं कि जो सैलाबी खतरात हैं उनसे निपटने के लिए क्या कोई मुमकिन हिकमत अमली भी हमारे पास है, या नहीं सिर्फ अलर्ट जारी कर दिया जाता है? देखिए, ये अगर PDMA के उस तक देखे तो PDMA के पास तो यही एक नोटिफिकेशन होती है कि अलर्ट जारी कर दिया गया है, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर है। लेकिन अगर आप देखिए, इस वक्त गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा हो गई है, और चतराल में और सवात के ऊपर गबाल इलाके में 2 जगह पे ग्लेशियर पड़ चुका है, तो उसकी खतरात की वजह से इन्होंने ये अलर्ट जारी कर दिए गए। लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ यहाँ पे कोई वो चीजें नहीं की गई जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट में परवेज खटक साहब ने कुछ नौशहरा में सेफ्टी वॉल वगैरह बनाए हैं, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसानात नहीं हुए वो वहां तक। लेकिन 4 सदा और ऊपर जो सवात का अपर सवात है, आप देखिए बहरेन बाजार को देखिए, वो जब भी गुज़िश्ता साल भी सैलाब आया, फिर उसके बाद एक दफा फिर आ गया, तो वो पूरा बाजार जो है वो तकरीबन बह चुका था वो उसमें। तो PDMA की कारकर्दगी अगर आप देखें तो वो सिर्फ इसी नोटिफिकेशन तक होती है कि जी हमने अलर्ट जारी कर दिया गया है, और हमने तमाम अजला को फंड वगैरह भी जारी कर दिए गए, तमाम DCs को। तो मुझे नहीं ख्याल है कि अगर PDMA के पास इसकी कोई और काम नहीं है, तो यहाँ पर तकरीबन 500-600 लोग एक डिपार्टमेंट में भर्ती करके सूबाई खजाने पर जो बोझ डाल दिया गया है, तो जो काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो फिर PDMA की तो जरूरत ही नहीं। ये प्रेस रिलीज उन्हीं अजला के सतह पर भी DCs भी जारी कर सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर भी जारी कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, गुलाब प्रोजेक्ट जो है PDMA के, उसमें जो ग्लेशियर के हवाले से अवेयरनेस पैदा कर रही है, उसमें भी तकरीबन 100-150-200 लोग काम कर रहे हैं। और ये फिर भी मतलब वहाँ पे लोगों को वो रिलीफ और लोगों को सेफ मुकामात तक ले जाने में अगर PDMA इंतजामात बर वक्त नहीं कर सकती,
तो मेरा ख्याल है इसका कोई वजूद रहना फिर सूबाई खजाने पर ये इजाफी बोझ है, फिर उसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से काम लिया जाए जो वहाँ पर मौजूद हो। वहाँ के मुताल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, डिप्टी कमिश्नर हो गया, या रेस्क्यू के लोग जो है वो फिर इस फ्लड में काम करते हैं। तो पीडीएमए के पास कोई इतना बड़ा अपना वो लोग नहीं है कि जो फील्ड में जाके वहाँ लोगों को रेस्क्यू कर सके या लोगों को महफूज मुकामात पर ले जा सके। उनका काम एक डाकखाने की काम है, वो सिर्फ फंड जारी करते हैं और यही एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं। इसके अलावा पीडीएमए का कोई और काम नहीं है। वो तमाम चीजें जो है वो डिपेंड करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एहतशाम साहब, आप बताइएगा, अभी अपकमिंग इवेंट हमारे एक आने वाला है जिस पे पाकिस्तानी सयाहों की नहीं बल्कि इंटरनेशनल टूरिस्ट की भी बड़ी नज़र होती है। शंदूर में हमारा पोलो फेस्टिवल शुरू होने वाला है। ऐसे में अलर्ट भी जारी हो चुका है कि मौसम ख़राब रहेगा और सैलाबी सूरत हाल का भी खदशा है। क्लाउड बर्स्ट का भी बताया जा रहा है। तदाबीर क्या है, हिकमत अमली क्या है, क्या कोई लाया अमल बनाया गया है या नहीं, जैसे कि बुनेरी साहब ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करके अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। देखिए फातिमा, इस वक्त भी अगर हमारी हुकूमत चाहे तो वो काफ़ी कुछ गेन कर सकती है। जो हालिया जो इंटरनेशनली जो क्लाइमेट चेंज की सूरत हाल है साउथ एशिया में और जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा वो रेड लाइन के ऊपर है जी। अभी अगर आज भी हम बैठे हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं सूबाई